हेलो बच्चों, जय हिंद। तो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों का। तो बच्चों, आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10, कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं की मैथमेटिक्स का अध्ययन आप लोगों को कराया जाएगा। तो अभी हम लोग इस प्लान किए हैं कि कक्षा 10 की मैथ जल्द से जल्द अपलोड की जाए। तो ठीक है, तो इस लेक्चर पर आज हम लोग मैथमेटिक्स का आपके टेक्स्ट बुक का पहला लेक्चर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग से अध्ययन करेंगे मिलकर। तो बच्चों, आप लोग के जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं, उनको सूचित कर दीजिए कि अब ज़्यादा पढ़ाई में देर ना करें, एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए, अच्छे रिजल्ट लाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने कक्षा 9वीं में रियल नंबर पढ़ा होगा। वास्तविक संख्या, कि वास्तविक संख्या ये होता है जो हम अपनी डेली लाइफ में जो संख्या हम इस्तेमाल करते हैं डाटा के तौर पर, अंक के तौर पर, तो वो सारी संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो वास्तविक संख्या के ही अंतर्गत हम लोग कई संख्या आप लोगों ने बचपन में 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा। प्राकृत संख्या, जैसा कि यहाँ से नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृत नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो ये सारे बच्चों, कोई नंबर की कोई फिक्स प्रकार नहीं है, बस कुछ ये आप लोगों के बेसिक्स के हैं, ताकि मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा का 5 मिनट के लिए रिकॉल आप लोगों को करवा सकूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए 1 मिनट बच्चों, ये कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है क्या। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम अपने पहले टॉपिक पर आते हैं कि किस प्रकार इसको बांटा जाता है, पहले ये देख लेते हैं। तो बच्चों, हम अब लोग नए पेज पर आ गए हैं। अब इस पेज के माध्यम से हम लोग पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे, जो उस पर आपको लिखा था प्राकृत, पूर्ण, और इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, तो चलिए यहाँ पर सीखते हैं। तो संख्या जो होता है बेसिकली बच्चों, इसको हम लोग इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। संख्या अंकों से मिलकर बनता है। ठीक है बच्चों, संख्या किससे मिलकर बनता है बच्चों? अंकों से मिलकर बनता है। ये संख्या अंकों से मिलकर बनता है। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 10 अंक हैं और उन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम लोग संख्या बनाते हैं। तो बच्चों, प्रत्येक अंक जो होता है 0 से लेकर 9 तक, यानी कि ये अंकों की संख्या है। प्रत्येक अंक अपने आप में एक संख्या है, लेकिन प्रत्येक संख्या एक अंक नहीं होता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम लोग संख्या को वर्गीकृत करते हैं। तो संख्या का वर्गीकृत करने के लिए पहला जो है बच्चों, वास्तविक संख्या। ठीक है, जो आप लोग के टॉपिक का है, वास्तविक संख्या। और दूसरा है बच्चों, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, तो जो वास्तविक संख्या क्या होता है, जो इसके भी हम लोग 2 प्रकार से विभाजित करते हैं, यानी कि बांटते हैं इनका भी वर्गीकरण। पहला है परिमेय और इस दूसरा अपरिमेय। तो बच्चों, ये काल्पनिक संख्या आप लोगों के काम के लिए कक्षा 11th में आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आप लोग ऐसा संख्या कई देखे हैं, -√9, -√14, -√13। तो बच्चों, ये सारी के सारी नंबर काल्पनिक नंबर है। ठीक है, तो इसको आप 11th में अध्ययन करेंगे। तो ये अभी हम लोगों का टॉपिक नहीं है, हम लोगों का टॉपिक है वास्तविक संख्या। तो परिमेय को हम लोग 2 तरह से विभाजित किए, यानी कि वर्गीकृत किए, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। यानी कि जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इजकल टू बच्चों क्या होना चाहिए, 0। तो जो बच्चों हम लोग डिनोट किससे करते हैं, Q से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, तो जिसको हम लोग
जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जैसे इसमें हो गया √2, √5, √6, √8, ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या आ जाएगा, वही कुछ भी बोल सकते, 3/4, 2, -2, 5/9, यानी कि परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। और हम लोग बच्चों यहीं पर परिमेय संख्या को भी, अब देखो बच्चों, परिमेय संख्या के ही कई सारे प्रकार हैं। ठीक है, जैसा कि वहाँ पर देखे हैं। चलिए परिमेय संख्या को देख लेते हैं। यानी कि यहीं पर हम बांटते हैं इसको टाइप से प्राकृत संख्या बच्चों। प्राकृत संख्या, फिर आता है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, बस आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। पूर्णांक, भाज्य और अभाज्य, इतना टोटल हम लेके चल। अभाज्य, ठीक है। तो जो प्राकृत संख्या क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, बोलिएगा सर 1 2 3 4 ... पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, यानी कि काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 1 2 3। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत हम लोग प्लस और माइनस वाले संख्या को लिखते हैं, यानी कि नेगेटिव। जैसे ये एक संख्या रेखा है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे 0 1 2 3। यानी कि जिसके अंतर्गत नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आता है। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं बच्चों, भाज्य संख्या जो होता है जिसके केवल मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि मोर देन, यानी कि 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें दो संख्या के अलावा किसी और भी संख्या से भाग लगे। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या बोले तो 4 6 8 10, ये सारी भाज्य संख्या हैं। तो 4 में देखिए बच्चों 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है और 4 से भी लग रहा है। 6 में देखो बच्चों 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, यानी कि 3 से लग रहा है, क्योंकि 4 में देखिए 2 से ज़्यादा संख्या से भाग लग रही है, तो इसीलिए ये हो गया भाज्य। आभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें केवल एक और स्वयं से भाग लगे, यानी कि 1 एंड इटसेल्फ, इसी को बोलते हैं 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, जैसे भाज्य संख्या 2 हो गया, अभाज्य संख्या 2 3, ठीक है, और भी कई सारे हैं, 2 3 5 बच्चों। तो ये तो हो गया बच्चों। तो यहीं पर लगे हाथ आप एक चीज़ समझिए बच्चों, कि सबसे पहले हम समझते हैं, एक शब्द समझते हैं। वो शब्द क्या होता है, सबसेट। सबसेट यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय, ठीक है बच्चों। सेट क्या होता है ये भी हम आपको समझाते हैं। सेट जो होता है बच्चों, जब किसी भी हम संख्या को या किसी भी वस्तु को हम इसके कलेक्शन के अनुसार, ठीक है, यानी कि उसको हम अरेंजमेंट के अनुसार एक, यानी कि एक मध्यम कोष्ठ के अंतर्गत हम रख देते हैं, तो वो हो जाता है सेट हो जाता है। ठीक है, तो सबसेट कहने का मतलब कोई भी, जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे ये बच्चों, ये है नेचुरल नंबर और ये है होल नंबर। तो नेचुरल नंबर के अंतर्गत क्या आता है बच्चों, 1 2 3 4 5, ऐसे करके। होल नंबर के अंतर्गत 0 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। तो बच्चों सबसेट जो होता है, सबसेट किसी भी, यानी कि उस, जैसे दो नंबर है, नेचुरल नंबर और होल नंबर,
तो ये नेचुरल नंबर जो है पूरा का पूरा होल नंबर में समाहित हो जाएगा। यानी कि कोई भी डाटा दूसरी डाटा में अगर हम समाहित कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये डाटा इस डाटा का सबसेट है। जैसे नेचुरल नंबर का जो ये अंक है यानी कि 1 2 3, ये सारी की सारी क्या है बच्चों, ये होल नंबर में हम इसको रिप्लेस यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यही होता है सबसेट। यानी कि इससे एक ये क्वेश्चन ये होता है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है? तो बच्चों बिल्कुल होता है। प्राकृत संख्या 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, सॉरी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो ये जो प्राकृत संख्या की सारी जो वो संख्या है वो पूर्ण संख्या में समाहित हो जाएगी। लेकिन इसी बात को अगर हम आपसे ये पूछे कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होते हैं, तो बच्चों आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 जो है प्राकृत संख्या के अंतर्गत समाहित नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कि नेचुरल नंबर सबसेट है किसका, होल नंबर का। ऐसे करके ये इसका सिंबल देते हैं, ना कि ऐसे करके, ठीक है। तो यही चीज़ था। तो बच्चों यहीं से एक चीज़ और आप समझिए कि नेचुरल नंबर जो होता है सबसेट होता है बच्चों होल नंबर का, और होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का। इंटीजर यानी कि जेड से सूचित करते हैं। और इंटीजर जो होता है सबसेट होता है वो रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का। तो बच्चों यही से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान से समझ, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो बच्चों ये हुआ, यानी कि जैसा कि हमने आपको पहले बोला कि ऐसी संख्या जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो वो आ जाता है किसके अंतर्गत, रियल नंबर के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जो आपका एक्सरसाइज है, ठीक है। ये बस मुझे आपको रिकॉल करवाना था। तो चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो मेन टॉपिक है कि पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमायिका। यूक्लिड विभाजन प्रमायिका, ठीक है बच्चों। एक मिनट बच्चों, ये पेन थोड़ा सा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये पेन अच्छी, तो चलिए जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझने से पहले हम लोग विभाजन की प्रक्रिया को समझते हैं कि किस प्रकार हम लोग भाग लगाते हैं, जो कि आपने बचपन में सीखा होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों इसके अंतर्गत क्या होता है, ये होता है बच्चों भाज, ठीक है। भाज, इसको हमने ए नाम भी दे दिया। ये होता है भागफल, ठीक है। और ये होता है भाजक। बच्चों क्या होता है, ये होता है भाजक, ठीक है। इसको हमने बी नाम दे दिया, इसको यू मतलब कॉसेंट, और ये हो गया आर, इसको हमने नाम दे दिया। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय जैसा कि आप लोग बचपन में एक चीज़ पढ़ते होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यही बेसिकली यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो आप इसको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोग समझ पाए। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल हम बोलेंगे कि बच्चों 5 को जो है 2 की सहायता से लिखिए, 5 को 2 की सहायता से लिखिए, 16 को 3 की सहायता से लिखिए। तो बच्चों आप एक मिनट इसको दिमाग लगाइए कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों 5 को 2 की यानी कि 2 की सहायता से मतलब कहने कि 2 के गुणज में आपको लिखने के लिए। तो बोलिएगा सर कि इसको एक काम कीजिए, 2 से इसको आप डिवाइड कर लीजिए। चलिए तो चलो बच्चों 2 दूना 4, तो इधर 1 हो गया। तो ये एक हमारा रिमाइंडर है। तो यानी कि 5 को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे कि 2 गुना 2 प्लस 1 लिखेंगे। फिर ठीक इसी प्रकार 3 को 16 से, तो बोलिए सर 3 को हम 16 से डिवाइड करते हैं, 3 पचे 15, और इधर 1, यानी कि 16 को हम इस प्रकार लिखेंगे 5 गुना 3 प्लस
1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बच्चों? तो बच्चों इसमें एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हो गया बच्चों ये आपका ए हो गया, और ये बी, ये क्यू, और ये क्या हो गया आर। यानी कि यहाँ से एक रिलेशन जो कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, भाज्य गुना भागफल जोड़, शेष बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है? तो ए है बच्चों भाज्य, सॉरी बच्चों, बी है भाजक, ठीक है, और क्यू है भागफल, और आर है शेषफल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, क्या वही इसका थ्योरम का कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसका स्टेटमेंट क्या है। देखो एक चीज़ बच्चों यहाँ पर ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि शेषफल जो होगा, यानी कि शेषफल की प्रवृत्ति जो होगी, शेषफल वो हमेशा जो है 0 से बड़ा होगा, यानी कि आर जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और आर हमेशा 0 से बड़ा होगा, और या 0 के बराबर, और आर हमेशा बी से छोटा होगा। यानी कि शेषफल जो बच्चों, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एक जो आपको शेषफल आया है, ये तो 0 से है बड़ा बिल्कुल, लेकिन शेषफल जो यहाँ पर जो भी चीज़ आएगा वो हमेशा 3 से छोटा ही आएगा। 3 जैसे 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। बोलिएगा कैसे सर? तो आप इसको एज्यूम करके देख लो। तो बच्चों यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए 4 मान लेते हैं। अगर आप इसको 4 मान लीजिएगा तो ये तो लग नहीं जाएगा एक बार में, 3 एकम 3 लग जाएगा ना। तो एक शेषफल यानी कि हमेशा रिमाइंडर जो होता है वो भाजक से क्या होता है? छोटा होता है, और 0 से बड़ा होता है। तो ये चीज़ आप लोग समझें। तो इसी का स्टेटमेंट हम ये कहना चाह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टेटमेंट ये है कि अगर आपको कोई भी 2 धनात्मक संख्या दी गई है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 और 2 दिया गया है, ठीक है, तो इसका जो धनात्मक संख्या, इसमें 2 ऐसी संख्या का अस्तित्व होता है जो क्या है, जो उस संख्या को लिखने में मदद करता है। तो वो संख्या क्या होता है? भागफल और शेषफल होता है। यानी कि अगर इसके हम कथन को देखें बच्चों, स्टेटमेंट को, यहाँ पर मैं आपको स्टेटमेंट लिख देता हूँ ड्रॉ टूल में। एक स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। स्टेटमेंट ये कहता है कि 2 धनात्मक, ठीक है बच्चों, 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान रहते हैं। यानी कि यही दोस्तों यूक्लिड विभाजन का स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई 2 भी संख्या दिया गया है ए और बी, तो इसमें 2 संख्या का अस्तित्व होता है, यानी कि क्यू और आर। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ बच्चों। ये जो है ये अपने आप में 2 और 1, ठीक है, ये अपने आप में यूनिक है। इस स्टेटमेंट के अनुसार 2 धनात्मक पूर्णांक जैसे दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान रहते हैं। जैसे बच्चों इस एग्जाम्पल में समझिए 5 और 2 हमको दिया गया है, ठीक है, इसमें जो है हमको जब इससे डिवाइड किए तो हमको 2 और 1 मिला, यही है क्यू और यही है आर। तो बच्चों ये 2 संख्या अपने आप में यूनिक होता है। यानी कि 5 को जब भी आप 2 के शब्दों में लिखेंगे, 2 के टर्म में लिखेंगे, तो आपको 2 और 1 मिलेगा ही मिलेगा, और 2 और 1 के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि 2 और 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको आप 5 यानी कि अगर 2 से लिखे तो उसको आप 5 उड़ा सके। तो यानी कि वो अपने आप में कोई एक होता है तो वो अद्वितीय कहलाता है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। यही है, यानी कि यहाँ पर यूक्लिड विभाजन यानी कि ए बड़ा है बी से,
इसका स्टेटमेंट ये है कि ए बी क्यू प्लस आर, यहाँ बच्चों यहाँ आर क्या होता है, शेषफल जो होता है हमेशा 0 से बड़ा या 0 से बराबर और हमेशा बी से छोटा होता है। तो बच्चों इस स्टेटमेंट को भी ध्यान रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आपके रहता है, ठीक है, कि निम्न में से कौन सही है, ऐसे करके दे देगा प्रश्न। तो चलिए अब हम लोग इसके दूसरे, यानी कि यही होता है बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो बच्चों अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, बेसिकली ये दो संख्याओं का मौसो निकालने की एक प्रोसेस है। क्या होता है, दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने का एक प्रोसेस होता है। तो चलिए उसको भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो संख्याओं का, यानी कि फाइंड हम लिख सकते हैं, दो संख्या, धनात्मक संख्या बच्चों, दो, एक मिनट में इसको मिटा, दो धनात्मक पेन सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, दो धनात्मक संख्याओं का HCF निकालने की विधि। अच्छा, यहाँ पर आप समझिएगा मैं अब इस कैसे निकाला जाता है। तो चलिए माना कि दो धनात्मक संख्या ए और बी है। यहाँ हम ये चलते हैं कि ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है। तो बच्चों यूक्लिड विभाग ए बी से बड़ा है। अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ए को बी के टर्म में कैसा लिखे, किस तरह से लिखा जाए ए को बी के टर्म में। तो बोलिएगा सर बी को जो है बी से भाग दीजिए सर ए को। तो अगर बी को ए से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ हमको कोसेंट मिलेगा भागफल, तो हम मान लेते हैं क्यों, और कुछ ना कुछ शेषफल मिलेगा तो आर, ठीक है, तो हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है जो बच्चों, ए को हम अगर हमको बी के टर्म में लिखना है तो बी क्यू प्लस आर, यही होगा बच्चों, ठीक है, ए क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होगा बच्चों वो हमेशा 0 से बड़ा एवं बी से छोटा होगा, ठीक है। इसी को मैं आपको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग अगले स्टेप पर चलते हैं। यहाँ से बच्चों दो सिचुएशन होता है, सिचुएशन नंबर 1 यानी कि स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 ये कहता है कि बच्चों यदि रिमाइंडर आर इज इक्वल टू 0, यदि आपका रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, तो HCF ऑफ ए बी, ए और बी का जो HCF ऑफ ए और बी, यानी कि इसको हम HCF ऑफ ए बी, यानी कि ए और बी का HCF ऑफ ए बी जो होगा बच्चों वो बी होगा, ठीक है, HCF ऑफ ए बी बी। लेकिन यदि आर नॉट इज इक्वल टू 0, तो आर बच्चों यदि आर 0 नहीं हुआ तो इसी प्रोसेस को हम लोग जारी रखेंगे, ठीक है।
यानी कि जैसे चलो यहाँ पर मैं समझाता हूँ, ठीक है। बी के टर्म में जैसे लिखे यहाँ पर, ये क्यू हो गया बच्चों, ये आर हो गया, ठीक है। ये आर जो बच्चों मान लो शेषफल है वो आपको 0 के बराबर नहीं आया, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं अगर शेषफल 0 नहीं आता तो हम कैसे करते हैं, इसी संख्या को फिर ये जो है बी जो है इसको उठाकर, यानी कि जो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। अब ऑपरेशन हम किस पर लगाएंगे, बी और आर पर। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन आर और बी पर यूक्लिड विभाजन प्रमायिका से, विभाजन प्रमायिका से। अब हम आर पर लगाएंगे ऑपरेशन, यानी कि मान लो अगर हम आर पर ऑपरेशन लगाए, ये भी कुछ भी भागफल मिल सकता है। मान लेते हैं हम Q1, क्योंकि Q पहले ही मान चुके हैं। अब यहाँ पर R1 हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसको भाग देंगे, ठीक है, R से, ये हो जाएगा RQ1 प्लस R1, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों, जहाँ पर R1 क्या होगा, R1 0 से बड़ा एवं बराबर, लेकिन हमेशा किससे, R से छोटा। R यहाँ पर बच्चों क्या है, R यहाँ पर है भाजक है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बच्चों तब तक हम जारी रखेंगे until द प्रोसेस, यहाँ पे लिख देता हूँ, until द प्रोसेस when r इज इक्वल टू 0। जब तक हमको r 0 नहीं मिलेगा तब तक हम इस प्रोसेस को हम चलते रहेंगे। यदि r बराबर 0 हो जाएगा तो बच्चों उस स्थिति में HCF जो हो जाएगा, HCF वो उस भाजक होगा, HCF भाजक होगा, ठीक है। यानी कि जिस संख्या से, इस एग्जाम्पल को बच्चों तभी समझ आएगा जब हम इसको संख्या पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम संख्या पर अप्लाई करके आपको हम बताते हैं। तो चलिए हम न्यू पेज ले लिए हैं, अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं। जैसे हम बच्चों बोलेंगे आपको, मैंने एक टेक्स्ट बुक भी अपने पास रखा है आप ही लोगों के लिए, तो यहाँ पर तो चलिए जैसे है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 148 और 420 का HCF निकालें। तो मैं यहाँ पर आप लोगों की, यानी कि 148, ठीक है बच्चों, और 420 आपको HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से, उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम आपको निकालना है। तो बच्चों पहला स्टेप क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं जो समझा रहा हूँ, ठीक है। पहला स्टेप बच्चों ये होगा कि सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कौन संख्या बड़ा है। दो संख्या है तो इसमें हम एक ए उस संख्या को मानेंगे जो बड़ा है, तो हम इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए। लिखेंगे ए बराबर 420 एंड बी इज इक्वल टू 148। अब बच्चों अब यहाँ पर 148, हमको 420 संख्या को 148 के टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो बोलिएगा सर आप ऐसा कीजिए कि 148 को जो है 420 से भाग दे दीजिए। नहीं बोलिएगा, 420 से हम भाग दे देंगे, कितनी बार में जाएगा, 150, अगर 3 तो ये ज़्यादा आ जाएगा, 2 बार में लग जाएगा 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में लगाओ इसको। 8 दूनी 16 के 6, हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 2 एकम 2, तो कितना हो बच्चों 296। तो बच्चों कैलकुलेशन गलती हो सकता है तो आप माफ़ कीजिएगा, ठीक है, वैसे मैं प्रयास करूँगा कि गलती ना हो। तो कितना हुआ बच्चों, ये जो शेषफल हुआ हमारा 24, यानी कि पहली प्रोसेस के अंतर्गत शेषफल 24 हुआ, यानी कि आर हमको 0 नहीं आया है। तो इसी संख्या को हम लोग कैसे ऐसे लिखेंगे, यानी कि 420 148 गुनी 2 प्लस 124, ठीक है बच्चों। आप लिखिएगा आर नॉट इज इक्वल टू 0, आर नॉट इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पर सेकेंड स्टेप लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर लिखिएगा, इसीलिए इसीलिए 148 148 और
124 पर यूक्लिड विभाजन क्रमाइका से, ठीक है, वो आगे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में अब हम लोग यानी कि क्या 148 क्या संख्या 124 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। 124 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। 148 तो बोलिएगा सर एक बार में ये लग जाएगा, तो 124 इसको लगाएंगे। बिल्कुल बच्चों भाग की प्रोसेस है, जैसा आप लोग बचपन में करते हैं। 4 हो गया, 24 हो गया, तो बच्चों ये दूसरी प्रोसेस में हमको शेषफल 24, फिर भी हमको r बराबर 0 नहीं आया, यानी कि जब r बराबर 0 आ जाएगा तो वही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। लेकिन r बराबर 0 तो आया नहीं है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा साइज कर लेते हैं। एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिए, ठीक है बच्चों। फिर तीसरी स्टेप हम लिखेंगे, तीसरी स्टेप हम चलेंगे, फिर से ड्रॉ टूल। तीसरी स्टेप में हम करेंगे वही करेंगे जो हम करते आए हैं। अब ऑपरेशन किस पर लगेगा बच्चों, 24 और 124 पर लगेगा। तो बोलिए सर 124 जो है क्या है, बड़ा है किससे, 24 से, नहीं बड़ा है, तो फिर यानी कि इस पर यूक्लिड विभाजन यू एल ओ यू डी एल, ये एल्गोरिथम इसको बना सकते हैं, ठीक है। यू डी एल से इसको 124 को इस प्रकार लिखेंगे 124, अब इसको 24 से हम भागा देंगे, यानी कि 24 है 124, तो कितना बना 24 पंचे बच्चों 120 आ जाएगा, 4, ठीक है। कितना शेषफल बच्चों 4 हुआ, फिर भी नहीं हुआ, इसको हम ऐसे करके लिखेंगे 24 इंटू 5 प्लस 4। तो फिर बच्चों इसी प्रोसेस को यानी कि तब तक जारी रखेंगे कि जब तक हमको यहाँ पर शेष 0 नहीं मिल जाए। तो चौथी प्रोसेस फिर अपनाएंगे, फिर इस 4 को जो है इसमें किससे भाग देंगे, ये जो 24 है बच्चों, तो यहाँ पर इस 24 को एज इट इज ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। 4 छक्का 24, तो अब की बार बच्चों शेषफल 0 आ गया, यानी कि अब अगर हमको लिखना है 24 को, तो बच्चों 4 गुना 6, यहाँ पर भी बच्चों r बराबर नॉट इक्वल टू 0 आया था, यहाँ पर 0, तो बच्चों यदि r 0 आ जाता है तो मौसा जो होता है b ही मौसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये आपका एच सी एफ, ठीक है, यही हो गया आपका एच सी एफ। मैं एक और एग्जांपल लिखकर आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं, दो संख्या, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 420, ठीक है बच्चों, और दूसरी और ले लिए 830 ले लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग बचपन में इसको कैसे करके निकालते थे, बचपन का तरीका हम बताते हैं दोस्तों, बचपन में आप लोग कैसे निकालते थे और अब अब कैसे बनाना है। बचपन में आप लोग लंबी विभाजन प्रक्रिया करते थे, तो जो छोटी संख्या रहता था उसको आप भाग देते, 420 से भाग देंगे किसमें बच्चों, 830 में, नहीं बच्चों। तो इसको आप दो बार में तो लगेगा नहीं, तो एक बार में लगा लीजिए, 420, ठीक है। तो 0 3 में से 2 गया 1, 8 में से 4 गया
4 हो गया ना बच्चों। तो फिर हम इसको ऐसे करते थे, यानी कि जो बचपन में आपने सिखाया ऐसे ही करके तो बनाते हैं ना। फिर एक बार में लगा 410, फिर यहाँ पर शेषफल कितना बचा बच्चों 10, फिर इस 10 को इससे उतारते थे 410, ये बताइए 41 बार में ये लग जाएगा 410, लग जाएगा ना। तो बच्चों ये 10 जो हुआ, जो डिवाइड किया, यही हुआ इसका HCF। बचपन में आप लोग ऐसे निकालते, बिल्कुल इसी प्रक्रिया की सहायता से हम लोग HCF को निकालते हैं। तो पहली प्रोसेस में यानी कि जो संख्या बड़ी है उसको हम A ने माना और जो छोटी है उसको B माने। तो फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे बिल्कुल हूबहू कि 420 और 830 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अपनाने से आप लैंग्वेज को लिखिएगा, ठीक है। 830 बड़ा है 420 से, नहीं जी, तो इसलिए 830 को ऐसे करके लिखेंगे 420, जैसे 420 से बच्चों भाग दिए हैं, 420 से कितना बार में लगा है, एक बार में, यहाँ पर एक, 420 से तो कितना शेषफल बचा 410, नहीं बचा बच्चों, तो 410, ठीक है। अब फिर इसी 410 और इसी 420 इस दोनों पर ऑपरेशन लगाए, लगाए कि नहीं लगाए, तो ये जो 420 ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरी स्टेप है ये, सेकेंड स्टेप 420 को 410 इंटू 1 प्लस कितना हो शेष 10, यही नहीं हुआ था 10। तो अब बच्चों अब फिर इस पर और इस पर ऑपरेशन लगाते हैं, यानी कि आर हमको ना, तो आर हमको यहाँ मिला 0, ठीक है, ना आर हमको यहाँ मिला 0, ना आर हमको यहाँ मिला 0, यानी कि जहाँ आर 0 मिल जाएगा वहीं हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब इस 410 को यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना 41, हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0। अब शेषफल 0 आ गया, जब शेषफल 0 आ जाता है तो भाजक ही क्या होता है बच्चों, मैंने लिखा था भाजक ही हमारा HCF होता है, तो ये भाजक है आपका, यही हो गया HCF। आशा करता हूँ कि बच्चों ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब एक आपके NCERT बुक का एग्जाम्पल जो दिया गया है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। आप अपना टेक्स्ट बुक निकालिए, उस टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है एक, मैं उस एग्जाम्पल को आपको करवाता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों ये रहा आपका टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में आपका एक एग्जाम्पल है, मैं वो एग्जाम्पल करवाना चाहता हूँ ताकि इससे आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए, आप उस कंसेप्ट को समझ पाएँ, ठीक है बच्चों। बच्चों अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2 निकालिए, ठीक है। पेज नंबर 2 में दिया गया बच्चों, अरे एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था, ठीक है। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था, उसने विक्रेता से वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया, यानी कि बातचीत करना हो गया, जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में तू मैं हो गया, ठीक है। इससे बात आगे बढ़ गई और उसने अंडों की टोकरी छीन कर सड़क पर गिरा दिया, अंडे टूट गए। विक्रेता ने पंचायत से कहा कि उस व्यक्ति से टूटे हुए अंडों का मूल्य देने को कहे। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि कितने अंडे टूटे थे, तो उसने निम्नलिखित उत्तर दिए। अब जी ये जो है, जो विक्रेता है जो अंडा का सेल कर रहा था, उसने कुछ इस प्रकार उसने अपना आंसर पहेली में जवाब दिया, यानी कि दो व्यक्ति आपस में जा रहे थे, रोड पर अचानक उसमें बातचीत हो गई, तो एक के पास टोकरी पर अंडा था, ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति ने छीन कर उस अंडे को गिरा दिया। अब वो पंचायत हो गई, अब वो पंचायत जो हुई तो उस पंचायत में पंचायत ने पूछा कि भाई तुम्हारा कितना अंडा टूटा था, तो इन्होंने कुछ इस प्रकार अपना जवाब दिया कि दो दो गिनने पर एक बचेगा, कि दो दो गिनने पर एक बचेगा, तीन तीन गिनने पर दो बचेंगे, चार चार गिनने पर तीन बचेंगे, पाँच पाँच गिनने पर चार बचेंगे, छः छः गिनने पर पाँच बचेंगे, सात सात गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते हैं। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक लेकर इसको देखिए। तब तक 1 मिनट के लिए मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब इस सवाल को देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो दो गिनने पर, अगर हम इसको दो दो काउंट करें यानी कि टोकरी के हिसाब से दो दो गिनने पर तो एक बचता है, कितना बचता है, तो चलिए मैं इसको ड्रॉ मोटा वाला पेन ले लेता हूँ, ठीक है, एक पेन, यानी कि दो दो गिनने पर एक बचेगा। यदि हमारा ट्राई का बॉक्स कुछ इस प्रकार का होगा बच्चों, ठीक है, दो दो गिनने पर दो दो गिनने पर एक बचेगा, यानी कि अगर हम दो दो को काउंट करें बच्चों, ठीक है, तो हमको एक बचेगा, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है दो दो गिनने पर एक बचेगा, ये पहला टर्म कह रहा है, ठीक है, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप कह रहा है बच्चों
दूसरा कि 3-3 गिनने पर 2 बचेंगे, यानी कि यदि टोकरी टोकरी क्या होती है, ट्राई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार आप इसको ट्राई में एज्यूम कीजिए, ठीक है, कि यदि आप इसको 3-3 काउंट कीजिएगा तो 2 बचेंगे, यानी कि 3-3 काउंट कीजिएगा तो 2 बचेगा। यानी कि अगर 3-3 का आप जोड़ा लगाए तो आपके दो को दो, यानी कि 2 अंडे हो गया, अब इसका जोड़ा ही नहीं लगा। फिर यहाँ पर 2-2 का जोड़ा लगाए तो आपके पास 1 अंडे आपके पास बच गए। फिर ये तीसरा स्टेप कह रहा है, तीसरा स्टेप कह रहा है कि 4-4 गिनने पर 3 बचेंगे। यदि आप इसको 4-4 काउंट करेंगे, 4-4, ठीक है, 4-4 काउंट करने पर 4-4 काउंट करने पर 3 बचेंगे। तो 4-4 इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4-4 काउंट करने पर 3 बचेगा। यानी कि 4 का तो जोड़ा लग जाएगा बच्चों, लेकिन वो जो 3 है इसका जोड़ा नहीं लग जाएगा। आप ट्राई के माध्यम से समझिए। फिर कह रहा है 5-5, 5-5 को यहाँ पर मैं आपको एक फटाफट फिगर आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। 5-5 गिनने पर, यानी कि 1 2 3 5, 5-5 गिनने पर 5-5 गिनने पर 4 बचेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 एगो अंडा, यानी कि इसका जोड़ा नहीं लग रहा, ठीक है। यानी कि इसका सेंस का मतलब ये है। फिर 6-6 गिनने पर, यानी कि हम ये ट्राई बना रहे बच्चों, ठीक है। 6-6 गिनने पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 मिनट बच्चों रुक जाओ। 3 4 6-6 गिनने पर 6-6 गिनने पर 5 बचेगा, यानी कि 6-6 गिनने पर 5 बचेगा, यानी कि ट्रे में स्पेस। फिर 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यदि 7-7 काउंट करेगा, ठीक है, यदि 7-7 को काउंट करेगा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि टोकरी, यानी कि इस पेयर में भी, इस लाइन में भी 7, इस लाइन में भी 7, में भी 7, यानी कि 7-7 काउंट करेगा तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, यानी कि एक एक करके अगर काउंट करेगा, यानी कि दो दो का जोड़ा लगाएगा तो 1 बच जाएगा, 3-3 का जोड़ा लगाएगा तो इसके पास 2 बच जाएंगे, 4-4 का जोड़ा लगाएगा 3 बच जाएगा, 5-5 का तो 4। तो कुछ इस प्रकार, तो पहले स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग चलते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। आइए, एक पहेली है, इसके माध्यम से आपको कंसेप्ट हम समझाने का प्रयास करते हैं। कितने, 1 मिनट बच्चों, मुझे देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 गो है। 1 2 3 4 5 बच्चों, यानी कि बच्चों यदि मैं दो दो को काउंट करूँ, पहला स्टेप ये कह रहा है यदि मैं दो दो को काउंट करूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि वो टोकरी में जो होगा अंडों की संख्या, टोकरी में अंडों की संख्या जो होगा बच्चों वो 150 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। 150 से ज़्यादा अंडे नहीं होंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट मान लेते ए अंडों की संख्या है, ठीक है। तो दो क्यू, अगर हम दो दो के काउंट करें तो 1 बचे, पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। फिर दो दो को काउंट करें, 3-3 काउंट करें तो हमको 2 मिलेगा, फिर दूसरा इक्वेशन। फिर 4-4 को काउंट करें तो हमको 3 मिलेगा, तीसरा इक्वेशन। फिर 5-5 को काउंट करें तो हमको 4 मिलेगा, चौथा इक्वेशन। फिर 6-6 के काउंट करें तो हमको 5 मिलेगा, पाँचवा इक्वेशन। फिर 7-7 को काउंट करें तो हमको कुछ नहीं मिलेगा बच्चों, यानी कि अगर हमारे पास ट्राई है तो उस ट्राई में, यानी कि पेयर बना, अगर दो दो का जोड़ा हम लगा के रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई ट्रे है, ठीक है बच्चों, इसमें पहले वाले बॉक्स में 5 5 मतलब रखने वाला है, तो दो दो का रखेंगे तो एक एक स्पेस तो बच जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार दूसरे में 3-3 गिनने पर 2 बचेंगे। मान लो मेरे पास 11 है, पहली में 11, तो 3-3 को रखेंगे तो 2 तो बच जाएगा। तो इसी प्रकार का बच्चों प्रश्न है, तो इसको मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। गर्मी भी आज बहुत है।
तो बच्चों इसका क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि अगर कोई भी संख्या है, अगर उसको हम 2 से भाग दे रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल हमको कितना मिल रहा है बच्चों? शेषफल हमको 1, 2, 3, 3, 4, 5 और 0 हमको मिल रहा है, ठीक है। यानी कि 7 से हम अगर हम भाग देंगे तो शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग बच्चों क्या करेंगे, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर ऐसी कौन सी संख्या है जिसका शेषफल हमको ये आ जाए? तो इसका बच्चों एक तरीका है, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, ठीक है। तो हम बच्चों यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4, 5, यानी कि 7 से भाग देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो बच्चों इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। 5, 6, इसका यदि हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों? बच्चों इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, देख लो। 1, 3, 2, 5, 3, ठीक है। फिर 3 से 1, 1, 2, 5, 1, तो 3 दूना 6, अब 6 दूना 12, 12 पंचे 60, कितना है बच्चों? ये 60 हुआ। यानी कि ये 60 जो है बच्चों ये 60K, ठीक है। के हम क्यों माने? और ये जो इसका जो डिफरेंस है गाइस, प्रत्येक जगह कितने का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस, तो इसमें से हम 1 माइनस कर, ठीक है। यही आ जाएगा, इसी क्रम में हम हमारा अंडे की संख्या होगी, ठीक है। अंडे की संख्या इसी क्रम में होगी। तो 60, यानी कि 60 में अगर आप 60K-1, यानी कि अब अंडों की संख्या यहाँ पर K-1 क्यों किए? क्योंकि संख्याओं का डिफरेंस 1 था। अगर 1 रखिएगा तो 60 गुना 1-1 तो कितना आ जाएगा बच्चों? 59। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडों की संख्या जो है 150 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो 59 को आप चेक कीजिए, क्या ये लाइक कर रहा है? 59 को आप 2 से भाग दीजिए, 1 मिलेगा, 3 से देखिए 2, लेकिन 7 से भाग दीजिएगा, यह 7 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि वैसा संख्या जो 7 से इसमें क्या होना चाहिए? भाग लगना चाहिए। ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर 2 रख के देखो, 60 गुना 2 माइनस 1, ठीक है। तो 60 दूनी कितना होगा बच्चों? 120 माइनस 1, तो 119। 119 को चेक करो बच्चों इसमें भाग देकर, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे 119 है, यानी कि 2 से भाग दीजिएगा तो शेषफल आपको 1 मिलेगा, शेषफल 1 मिलेगा। 3 से भाग दीजिएगा तो शेषफल आपको 2 मिलेगा। 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल आपको 3 मिलेगा। 5 से भाग दीजिएगा शेषफल आपको 4 मिलेगा, ठीक है। ये सारा ये शेषफल, शेष 6 से भाग दीजिएगा तो शेषफल आपको 5 मिलेगा। जैसे ही 7 से भाग दीजिएगा शेषफल आपको 0 मिल जाएगा। ये बस समझने वाली बात, इसको आप खुद से भी करने का प्रयास कीजिएगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो बच्चों अब हम लोग पहले एक्सरसाइज पर चलते हैं। जैसा कि एक्सरसाइज 1.1 पर हम लोग चलते हैं, उस प्रमेय को सीखने से पहले हम देखते हैं बच्चों। चलो बच्चों एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 को हम लोग एक एग्जाम्पल, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, ठीक है। हम लोग इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। यह एग्जाम्पल 1 नंबर का है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है।
रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कह रहे दर्शाइए, यानी कि जितने भी इवन पॉजिटिव नंबर्स है वो 2q के रूप का होता है, और विषम पूर्णांक यानी कि ओड पॉजिटिव नंबर जो है वो 2q + 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो देखिए भाई बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लेंगे, माना कि कोई संख्या a है, कोई संख्या a है, ठीक है, a है, और यहाँ पर बच्चों ये देखिए ये क्यूज है, यहाँ पर क्वोशंट का काम कर रहा है, और b यहाँ पर डिवीजन का काम कर रहा है। तो a बराबर 2q, यानी कि कोई भी जो नंबर जो होगा, जो a बराबर 2q, ये किस रूप में होगा, वो धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगा, यानी कि पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो और बच्चों अभी हमने r की प्रकृति के बारे में जाना कि r जो होगा, शेषफल जो होगा वो क्या होगा बच्चों, 0 से हमेशा बड़ा या बराबर एवं b से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर b क्या है बच्चों, यहाँ पर b है 2, यानी कि r का मान जो शेषफल जो आएगा r या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, और 2 तो होगा नहीं, यानी कि 0 और 1 में ही होगा। तो चलो अब हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या ये है, तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq + r, इस स्टेटमेंट को, तो इसीलिए पॉजिटिव नंबर देगा। तो हम r बराबर 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, ये इक्वेशन एक इसको इक्वेशन 1 में r बराबर 0 पुट करेंगे। r बराबर 0 जब बच्चों पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a क्यू n को ये होगा। ठीक है, b की जगह बच्चों कितना है, 2 है, 2q + 0। बच्चों यदि हम इसमें 0 पुट करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 2q आएगा, 2q, q यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि अगर ये 2q किसके सम पूर्णांक, यानी कि 2q की जगह पर अगर आप 2 गुना 1 लिखते हैं, 2 गुना 2 लिखते हैं, 2 गुना 3 लिखते हैं, तो आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये पॉजिटिव नंबर ही आपको मिलेगा। यदि आप r बराबर 1 रखते हैं, r बराबर 1 आप रखते हैं तो समीकरण में, तो a बराबर क्या था, 2q + r, यानी कि r रखते हैं, r बराबर 1 रखिएगा तो 2q + 1 आ जाएगा बच्चों, 2q + 1। तो अगर आप इसमें q की जगह कुछ भी रखिएगा इस पैटर्न में, 2q + 1 अगर आप 1 रखिएगा तो 2 गुना 1 + 1, 2 गुना 2 + 1, 2 गुना 3 + 1, हमेशा आपको इवन नंबर ही मिलेगा। तो 3, 5, 7, यानी कि इससे सिद्ध हो गया कि बच्चों ये ओड है। ठीक है, ये ओड और ये है इवन, बस हमको यही सिद्ध करना था बच्चों। ठीक है, लिखिए। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में हम लोग प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है तो बेझिझक आप अपना कमेंट करके आंसर करें। बस आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, वेल डन।